हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है आपका जैन धर्म, और मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूं। यूपी पुलिस में जितना पूछा जाएगा ये समझ लो, उससे ज़्यादा ही शायद कराऊंगा, और इतना समझ लो कि यहाँ से बाहर शायद है क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं सीरीज चला रहा हूँ। पूरी की पूरी हिस्ट्री मैं फिनिश कराने वाला हूँ, और यूपी पुलिस में एक बार देख लेना, सेम टू सेम इससे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भाई का आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और काफ़ी आपको पता है, शायद आपने न्यूज़ सुनी होगी कि नीट का एग्ज़ाम जो है उसमें भी धांधलेबाजी देखने को मिली है। तो आप से सोच सकते हो कि इस साल सभी का बर्बाद जा रहा है धीमे धीमे करके, और इसका पेपर जो है वो दोबारा से रिशेड्यूल कर दिया गया है, जितने लोग भी हैं। लेकिन आप ऐसे ही समझ सकते हो, जब नीट जैसी ऐसी बड़ी संस्था, नीट क्लियर करने के बाद आपको पता है लोग डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर ही जब मतलब ऐसे पैसे लेके दे के मतलब भर्ती कर लिए जाएंगे, तो आप सोचो क्या ही होगा, मतलब मरीजों का और इस देश का क्या होगा, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, फिर भी नीट का पेपर कम से कम पकड़ में तो आ गए कि हाँ इधर धांधलेबाजी हो रखी है, तो इन्होंने कम से कम कर रखा है। भाई का एसएससी हो गया, और आपका यूपी का एग्ज़ाम कोई हो गया, और भी रेलवे का एग्ज़ाम कोई हो गया, जो भी एग्ज़ाम हो गया इनमें तो जब अगर ऐसा कुछ समझ लो, कोई अगर सबूत भी निकाल के दिखा देना, तब भी कोई एक्शन न लिया जाता है, और शायद आगे टाइम पे ना लेने पाएंगे। भाई का उम्मीद यही करूंगा कि गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द सुधारे, ताकि और स्थिति बेहतर हो, और जो जेन्युइन प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनको जॉब मिल सके बाकायदा, और जिस हिसाब से वो लगे हुए हैं दिन रात, तो फिर उनको उनका बेनिफिट मिल सके। बस मैं यही चाहता हूँ। भाई का आप लोग अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी काफ़ी सारी हैं, और आपको सीट चाहिए ओनली एक। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी मेहनत है उससे डबल करके लगे रहो, और जब पेपर आए ना, तो आपको देखने पे पता चले कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो ये समझ लो आपकी पूरी मेहनत सफल है। आपने जितने टाइम तक मेहनत करी है, वो सारी की सारी आपकी वसूल हो जाएगी वो पेपर देखने के बाद। भाई अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ आज का जैन धर्म की, तो इससे भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा मैं। और उम्मीद यही करता रहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जिस लेवल पे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, चाहे बेशक थोड़ा ही करिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए मेरे भाई। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चाबी है जो इतना बड़ा सफ़र तय करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसा समझ लो, जब आप पहुंच जाओगे ना उस शिखर पर, तो फिर आपको ये लगेगा कि यार कंसिस्टेंस रहा हूँ तभी इतना ज़्यादा हो पाया है। अगर कंसिस्टेंस नहीं रहता, बीच में कहीं कुछ और कर लिया, कहीं कुछ और कर लिया पढ़ाई के बजाय, तो इंसान भटक जाता है, तो उधर उसको वो शिखर मिल नहीं पाता है। कंसिस्टेंस रहने पे ही आपको वो शिखर मिल पाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो, यानी कि एक सरकारी जॉब की, एक गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। भाई का आगे आते हैं टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं। बस मेन चीज़ यही है, आपको बस पढ़ाई करते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मेन चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो आज जैन धर्म की बात करूँ, जैनिस्ट की, तो इसमें जो है वो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनकी जो जानकारी है वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। और ये शायद आप ही को पता होगा, और इसमें बस मेन चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और कल्पसूत्र पुस्तक से मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है प्रीवियस के अंदर कि मतलब जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जानकारी किस में मिलती है, तो वो कल्पसूत्र के अंदर मिलती है। और आगे आते हैं, तो आगे आपको मैं बता दूं तो कि प्रमुख तीर्थंकर की जानकारी, यानी कि इसमें ज़्यादातर प्रथम तीर्थंकर और 22वां और 24वां ऐसे करके पूछता है। 24 के अलावा और कुछ नहीं, बीच का तीर्थंकर बहुत ही कम पूछता है, मैंने देखा भी नहीं है शायद। भाई का अगर मैं बात करूं, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और ये इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, और संस्थापक भी रह चुके हैं। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक बोला जाता है, ऋषभदेव को ही। ठीक है, तो आगे आते हैं। आगे का क्या सीन है, इसमें बोला गया है कि अन्य नाम इनके क्या बोलते हैं, इन्हें केसरिया देव भी बोलते हैं। जो ऋषभ देव है उनको केसरिया देव के नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ऋषभ देव के ये अलग नाम है, तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई का अगर मैं बात करूँ, तो इनका जन्म स्थान जो है ऋषभ देव का, वो हुआ था अयोध्या के अंदर। और इनका जो प्रतीक है ये है सांड, यानी कि बुल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि किसका कौन सा प्रतीक है। भाईगा ये ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। यानी कि ये जो ऋग्वेद है, और 22वां तीर्थंकर, मैंने बोला नहीं था कि 22वें से ऊपर जो भी होता है ना उसका तीर्थंकर पूछा जाता है। तो ये है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, और ऋग्वेद में आपको बता के आया हूँ, पढ़ा के भी आया हूँ, सबसे पुराना ग्रंथ है। भाईगा अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो
पुत्र इनके होते हैं, 2 पुत्र होते हैं, भरत और बाहुबली। और ये किसके पुत्र होते हैं? ये आपके क्या बोलते हैं, ऋषभ देव के होते हैं। ठीक है, आप अरिस्टे नेम की मत समझ लेना, मैं ऋषभ देव की बात कर रहा हूँ अभी तक। भाई का बाहुबली मूर्ति, और यह श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम जो है, जिसका निर्माण, सॉरी नाम नहीं, जिसका निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। तो श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति है, ये हो सकता है पूछा जाए भाई का। आगे आते हैं, द्वितीय तीर्थकर थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू में जेई पेपर में आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना है। और तृतीय तीर्थकर थे वो संभवनाथ थे, इनका जो प्रतीक है वो घोड़ा है। और अगर मैं बात करूं 21वें तीर्थकर की, तो इनका जो नाम है वो नामीनाथ है, और इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? तो वो था नीलकमल। यानी कि 21वें तीर्थकर आपके नामीनाथ बने हैं, और नामीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका नीलकमल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके टॉपिक, तो बस ऐसे ही करके मतलब मेन चीज बस यही है, 21वें तीर्थकर नामीनाथ और प्रतीक चिन्ह कमल है, तो मेन चीज यही है, यही ज्यादातर पूछा जाता है कि 22वें तीर्थकर कौन है, तो आप बता देना कि अनेमी है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो शंख है। तो यही मेन चीज है इस टॉपिक के अंदर, और ज्यादातर यही पूछा जाता है। फिर बात करते हैं 23वें तीर्थकर की। तो 23वें तीर्थकर कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं आपके पार्श्वनाथ, और निग्रंथ भी बोलते हैं इनको। भाई का ये इंपॉर्टेंट है पार्श्वनाथ, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यूपी पुलिस के ही पेपर में नहीं, और भी काफ़ी एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये ज़्यादातर पूछा गया है। और इनका जो मैं बात करूं तो फिर इनका अर्थ जो होता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होना रहता है, जो भी निगरंत का मतलब अर्थ होता है। भाई का जन्म इनका वाराणसी के अंदर हुआ है, पार्श्वनाथ का। और इनके जो परिवार के में मतलब बात करूं तो पिता राजा अश्वसेन थे, और माता का नाम था बामा देवी। ये इम्पोर्टेंट है ब्रदर, ये पूछा जाता है माता का नाम क्या था। भाई का बामा देवी था, और इक्ष्वाकु वंश की थी, ये भी पूछा गया है पेपर में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ये मतलब 22 से लेके जो भी हैं, पार्श्वनाथ हो गए, 22 में अरिस्टेनेमी हो गए, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करूँ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका प्रतीक चिन्ह है स्नेक, यानी कि सांप है, और सांप पूछा गया है। भाई का आगे बात करूँ तो निर्माण की बात करूँ तो संवेद शिखर झारखंड के अंदर। भाई का शिक्षा की बात करूँ तो इनकी शिक्षाएं जो है वो 4 प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं, और 23वें तीर्थकर इन्होंने ही शिक्षाएं दी हैं। भाई का आपने कहीं नहीं देखा होगा किसने क्या दिया है। इन्होंने 4 शिक्षा दी है, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और अस्तेय। मतलब अहिंसा के रास्ते पर ना चलें, यानी कि जो वायलेंस वगैरह होता है वो उस पर ना चलें, अपरिग्रह बताया है, और सत्य और अस्तेय बताया है। भाई का चोरी ना करना होता है अस्तेय का मतलब, ऐसा समझ सकते हो, और सत्य तो आप जानते ही हो। आगे बात करते हैं 24वें तीर्थकर कौन बने, तो ये आपके मेन होते हैं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, और इसके बाद जो है वो तीर्थकर का मतलब टाइम खत्म कर दिया था पीरियड, फिर 25वें तीर्थकर वगैरह नहीं हुए थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं 24वें तीर्थकर को, क्योंकि इनकी वजह से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और जिसकी वजह से जो पॉपुलर होता है तो वो उसका वास्तविक संस्थापक हो जाता है। भाई का अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर हुआ था महावीर का, और मृत्यु इनकी 460 के अंदर हो जाती है पावापुरी दीपावली के दिन के। तो आगे बात करूं तो फिर बचपन का नाम इनका क्या था, तो वर्धमान नाम था इनका बचपन का, और ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो परिवार, इनका परिवार की बात करूं तो पिता सिद्धार्थ थे, और ज्ञातक इक्ष्वाकु वंश से थे, और माता का नाम क्या था, त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन। ये मैं शायद आपको पढ़ा के भी, और ये पढ़ा के भी आया हूँ मैं। अगर बात करूँ तो आगे की, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी। तो ये थी आपकी महावीर की कहानी, और महावीर का शायद मैं आपको पढ़ा के भी आया हूँ। इनका जो दामाद था वो था जामिल और जमाली। तो आगे आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति इनको कैवल्य से हुई है। 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने गैर त्याग किया है, तो ये नंदीवर्धन ध्यान रखना पूछा जाता है। और 12 वर्षों की तपस्या के बाद जाम्बिक गांव पूछा जाता है। 12 वर्षों की तपस्या कहाँ पे हुई थी? जाम्बिक गांव के अंदर, रिजुपालका नदी के तट पर। रिजुपालका नदी इंपॉर्टेंट है ब्रदर। इसके बाद इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था,
और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन कहलाए थे। जिन भी बोलते हैं इनको, जिनको आप विजेता कह सकते हो, और निग्रंथ भी कहलाए थे। भाई का अगर मैं बात करूँ इनके उपदेश की, तो आपको मैं बता दूं, प्रथम उपदेश इन्होंने जो है वो राजगिरा के अंदर विपुलांचल पर्वत पे दिया है। और ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, देखना आप। तो विपुलांचल पर्वत पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और वो भी अर्धमागधी भाषा में। बाद में इन्होंने दे दिया था प्राकृत के अंदर, लेकिन मेन चीज यही पूछी जाती है कि वो जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो वो थी आपकी अर्धमागधी भाषा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रखता है। और आगे बात करूँ तो पांचवी शिक्षा इन्होंने क्या दी, इन्होंने पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है, और इनका अगर मैं बात करूँ तो लॉइन प्रतीक है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है, तो वो है आपका सिंह और लॉइन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आगे महत्वपूर्ण सिद्धांत की, इनके त्रिरत्न दिए थे इन्होंने, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि त्रिरत्न इसमें से कौन दिए थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये इंपॉर्टेंट हो तो ये ध्यान भी रखना। आगे बात करते हैं तो जैन समितियों की बात करते हैं। तो इन्होंने तीन, जो भी जैन समितियां हैं वो अगर बात करूँ तो प्रथम जो है ना वो 320 में करी थी पाटलिपुत्र के अंदर। उस टाइम वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो वो स्थूलभद्र थे। और इसके बाद जो द्वितीय संगति करी थी वो करी थी आपकी 512 एडी के अंदर गुजरात में। वल्लवी, मतलब वल्लवी के अंदर की थी, ये गुजरात में पड़ता है ऐसा कह सकते हो। इनके अध्यक्ष कौन थे, जहाँ के उस टाइम के अध्यक्ष तो देवऋषि क्षमा श्रवण थे। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है मेरे भाई साहित्य में, पूछा जाता है कि जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, तो वो जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और आगमों की संख्या 12 थी और उपांग 12 थे। आगम की संख्या कितनी थी, 12, और उपांग भी मेरे भाई 12 थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख के रखना। और वैसे भी इजी लग रहा है, दोनों में है तो सेम ही सेम, आगम हो चाहे उपांग हो, है तो खैर इंपॉर्टेंट, उपांग और आगम पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और 6 सूत्र थे वो आपका 6 थे। ठीक, दुख जो होता है ना वो क्या होता है, कसाई का मतलब होता है दुख। ठीक है, तो कसाई का मतलब होता है दुख। इसमें क्रोध, माया और मान ये बताए गए हैं कि कसाई क्या चीज़ होता है, तो वो बताया गया है। कसाई क्रोध होता है, माया होता है और मान होता है एक तरह से। आगे बात करते हैं तो जैन की जो शाखाएं हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। तो वो कैसे हो बताऊँ, वो मैं आपको बताता हूँ। जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बढ़ जाती हैं। जैन की जो शाखाएं हैं उसमें से नेतृत्व जो है वो स्थूल भद्र ने किया था, और नेतृत्व दिगंबर का भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हो इनके मेन ये है, और इनके मेन ये है, दिगंबर के भद्रबाहु और श्वेतांबर के आपके स्थूलभद्र। भाई का अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने को बोला था, कि स्थूलभद्र ने कहा था कि भाई सफ़ेद वस्त्र धारण करने को बोला है महावीर स्वामी ने, और भद्रबाहु कहते थे नहीं, नग्न अवस्था में रहते थे, ऐसा कुछ था। भाई अगर इनकी बात करूँ तो फिर, मैं अगर बात करूँ तो स्थूलभद्र जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु जो है वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, तो स्थूलभद्र जो है वो उत्तर भारत में रहे, और दक्षिण भारत में कौन रहे, आपके भद्रबाहु रहे। ऐसे समझ सकते हो। भाई का अगर मैं बात करूं मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य में आपका मगध प्राचीन का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब ये देखो, ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है आपका मगध का। ठीक है, आपका जो भी था महावीर स्वामी का वो यहाँ तक ही था, और इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है वो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और अगला टॉपिक स्टार्ट मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, कि अभी मैं ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, तो ओवरव्यू दे ही देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको। और छोटा सा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। भाई का देखो, इसमें क्या होता है, मगध प्राचीन भाषा का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और स्थिति जो है अभी, क्योंकि यही स्टार्ट होगा टॉपिक, इसके बाद आपका हर एक वंश आएगा जिसमें पितृहंता वंश है, अपने बाप को मार के ही वो गद्दी हथियाता है। फिर वो उसको, उसका जो पुत्र होता है वो उसके मतलब बाप को मार के गद्दी हथिया लेता है। तो इस वजह से वो पितृहंता वंश बोला जाता है, और भी काफ़ी सारे हैं। तो मज़ा आएगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में, ऐसा ही कह सकता हूँ। भाई का अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में जो स्थिति रही है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ 5 विशेष पहाड़ियों से घिरा होता है, और गंगा व सोन जैसी नदियों
के पास होने के कारण कृषि, व्यापार और लोहे के भंडारण से प्रसिद्ध है आपका मगध। ठीक है। तो 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व सबसे प्राचीन जो है आपका वो बृहदत्त वंश था। फिर संस्थापक बृहदत्त थे और गिरिब्रज जिनकी राजधानी थी। बृहदत्त का पुत्र क्या था आपका जरासंध। ठीक है। तो और बस खत्म है, इतना ही ओवरव्यू है। उसके बाद आपको वो आ जाएगा बिंबिसार वगैरह। जैन मठों को वशादिश कहते हैं, तो ये ध्यान से रखना कि जैन मठों को कभी कोई पूछ ले तो क्या कहते हैं, तो वो वशादिश बोलते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा अब वीडियो एंड करने से पहले, कि अगर आप भाई लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो अभी आप मतलब सरकारी जो भी एग्ज़ाम है वो निकालने का ट्राई कर रहे हो, और आपका मेन फोकस होगा जाहिर सी बात है यूपी पुलिस का। ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि एक सीट तो इसमें कंफर्म मिल जाए, लेकिन मेरे भाई मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मैं अगर बताऊँ तो फिर आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि मैं एक सरकारी एग्ज़ाम निकालूंगा, और उसी के बेस पे आपने सोचा होगा कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ जिससे जो है ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले लूँगा। तो जो भी मन में आता है आपका वो करो। उसके बाद बिजनेस वगैरह जो भी ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ लूँ, क्या आपने कभी ऐसा मन में आया है, मान के चलो आपने नीट का एग्ज़ाम देखा होगा, नीट का एग्ज़ाम हाल ही में बता दिया है, कैंसिल कर दिया है, जबकि उन्होंने पकड़ लिया तब जाके उन्होंने नीट का एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, बोल रहा है दोबारा से मतलब इनका शिफ्ट होगा। ऐसे न जाने कितने एग्ज़ाम होंगे जो कैंसिल भी नहीं हुए हैं, और मैं आपको बस इशारा ही दे सकता हूँ, कैंसिल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो जॉइनिंग वॉइनिंग है सब कुछ हो चुका है। तो ऐसे काफ़ी आपकी स्थिति आती होंगी सामने कि मैंने इसका एग्ज़ाम मतलब देख लिया कि मतलब ऐसे धांधलेबाजी हुई और वो हुआ, और मतलब निकाल ले गए सब कुछ लोग जो पैसे वगैरह भरे थे, और जो जेन्युइन पढ़ाई करके गया था वो नहीं निकाल पाए। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं भाई, कंसिस्टेंस रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक पेपर में ही ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा मिलता है कभी कभी, कोई कोई पेपर में हो जाता है भाई, लेकिन हर पेपर में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने सपना देखा है, क्योंकि आपको भी पता है इसका ही सरकारी का ही देखा होगा, कि जब भी आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपने ये समझ लो कि जब से प्रिपरेशन किया है तब से एंड तक जब पेपर देने जाते हो तो पूरा साल खराब कर देते हो। और आपने एक साल इसमें खराब कर दिया अगर गलती से भी, तो ये सोचो कि अब हो तो गया ही है एक साल खराब। तो अब एक काम सोचो एकदम, उसी पे बिल्कुल फोकस डाल दो कि अब या तो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगी, या फिर तो भाई ये बिल्कुल नहीं, मैं इसी में पूरा का पूरा जो भी एज है ख़त्म करवा दूंगा। ऐसे करके पढ़ाई करो, ऐसा मत करो कि मतलब पता चला कि आपने प्रेड भी ले लिया कि ठीक है गवर्नमेंट। देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाल निकाल के बता रहा हूँ, मुझे 5 से 7 साल लग गए थे एक एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है। और मैं अभी तो एसएससी सीजीएल के अंदर सिलेक्टेड हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फिर 5 से 7 साल में मुझे क्या क्या फेस करने को मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मन में काफ़ी आया कि एग्ज़ाम छोड़ दूँ, कि यार बिल्कुल भी ना करूँ, कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट देख लेता हूँ। तो उसमें कम से कम ये तो है पैसा वैसा मिल जाता अभी तक। लेकिन सच बताऊँ ना, वो प्राइवेट एक आकर्षित करने के लिए होता है। जिस टाइम आप प्राइवेट में घुस जाओगे ना उस टाइम आप बस सच में रोओगे बैठ के कि मतलब किस सेक्टर के अंदर आ गए, इससे अच्छा तो उसी में लगे रहते। और इतने साल सच में अगर किसी को बोल दूं ना कि इतने साल तक प्रिपरेशन कर लो, हार थक के बैठ जाएगा आदमी, कहेगा फाइनेंशियल कंडीशन सॉर्ट आउट नहीं हो रही। और ऐसा नहीं है, हो सकती है किसी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई यार कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपके पास एक गवर्नमेंट देखो नहीं निकल रहा तो वो तो यार किस्मत हो जाएगा कि मेहनत करने के बाद नहीं निकला। आप कुछ और ट्राई कर लेना, क्योंकि एंड मौके पे आप क्या ही करोगे, इसके अलावा कुछ और ही करोगे, तब ट्राई कर लेना। क्योंकि आने वाले टाइम, अब एलन मस्क देख लो, एलन मस्क का जो है ना वो किस्मत कितने टाइम बाद जाके चमका हुआ है। उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था एक मतलब स्पेस एक्स उनकी आज कंपनी है उसको खड़ा करने के लिए। तो ये सोच लो उन्होंने सब कुछ दांव लगा दिए थे, एंड मौके पे उनको सफलता मिल गई। सफलता हर किसी को मिल जाती है, बस ये समझ लो कि थोड़ा बहुत कोई लेट में करता है और कोई जल्दी मिल जाती है। तो ऐसा समझो कि आपकी एंड मौके पे सफलता मतलब आने को, और आप यहीं से पीछे लौट जाओ। तो ऐसा मत करना भाई, जब तक एग्जाम दे रहे हो तब तक देते रहो, और अगर आपको देने का मन ना करे तो कोई बात नहीं है, आप छोड़ दो। लेकिन बीच में पढ़ाई करते रहो, कैसे भी करते रहो, थोड़ी थोड़ी करते रहो, लेकिन एक टाइम बाद एग्जाम देना बंद मत करो। एक टाइम बाद देखना आप में सुधार होगा।
आप जो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे वो बनेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़रूर सुधरेंगी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि एफर्ट लगाए रखना, क्योंकि आपके अलावा भी कोई और सोचता होगा कि अब तो लग जाएगा किसी ना किसी मतलब लड़के का, या फिर हो जाएगा इस ना कहीं तो मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके माँ बाप भी बहुत वेट कर रहे हैं कि एक ना एक टाइम तो हो ही जाएगा। तो बस इतना ही का सोचूं बोलूँगा कि जस जो भी आपने मन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उसको एंड तक करना, जब तक आपकी उम्र है फॉर्म भरने तक की। भाई का आगे यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंस रहना, कंसिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है। बस सपना पूरा करके रखो घर का। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे मन की भावना में बहुत कुछ आ रहा है, शायद मैं ये घंटे तक का वीडियो डाल दूँ, लेकिन रहने दो यार, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा आपका। इतना ही बोलूँगा कि भाई अपना ध्यान रखना पेपर में, और जो भी हो आप दिल से और मेहनत से करना। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपका जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो और आप घर जाओ लौट के, तो हाँ बोलो कि हक से कि हाँ मेरा जॉब में हो गया है, मेरा इसमें हो गया, उसमें हो गया है, ठीक है। तो मैं जब 5 साल गिर सकता हूँ तो फिर यार आप भी एक बार इतना करके देख ही लो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये मतलब देख लेना, रिवाइज करके नोट्स बना लेना, और पेपर भी यहीं से आना है देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, से अपना ध्यान रखना, और अगले टॉपिक में मिलते हैं कल। गुड बाय।